रविंद्रनाथ टैगोर, इस नाम से हम सभी वाकिफ हैं। कलकत्ता के जोड़ा साहू ठाकुर परिवार में उनका जन्म हुआ। गायन, कविता, कथा, नाटक, उपन्यास, साहित्य की शायद ही ऐसी कोई कला हो जिसमें उनकी रचना न हो। भारत, बांग्लादेश व श्रीलंका, इन तीनों देशों के राष्ट्रगान उन्हीं की रचनाओं से ली गई हैं। हालांकि गुरुदेव रविंद्रनाथ कलकत्ता से थे, मगर बिहार से उनका एक गहरा नाता था। आज हम बात करेंगे इसी बारे में, विस्तार से बात करेंगे, देखते रहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन काल में कई बार बिहार का दौरा किया और बिहार के साहित्य समाज के उत्थान में भी उनका अहम योगदान रहा। बांग्ला व संस्कृत के साथ साथ उन्होंने हिंदी भाषा के विस्तार के लिए अहम कदम भी उठाए। रविंद्रनाथ टैगोर व उनकी अर्धांगिनी मृणालिनी देवी के 5 संतान थे: माधुरीलता, रथींद्रनाथ, रेणुका, मीरा व शमींद्रनाथ। उनकी ज्येष्ठ पुत्री बेला अर्थात माधुरीलता की शादी बिहार के मुजफ्फरपुर के प्रतिष्ठित वकील शरद चंद्र चक्रवर्ती के साथ साल 1901 जून महीने में संपन्न हुई। उनके दामाद शरद चंद्र चक्रवर्ती के पिता श्री बिहारी लाल चक्रवर्ती मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध कवि थे। उनकी कविताएं सिर्फ बिहार बंगाल में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी लोकप्रिय थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने किशोरावस्था में कवि बिहारी लाल की रचनाओं से काफी प्रभावित हुए थे। उम्र में बिहारी लाल उनसे काफी बड़े होते हुए भी उन दोनों में काफी घनिष्ठता थी। रविंद्रनाथ उन्हें भोरेर पाखी यानी सुबह के पंछी कहकर बुलाया करते थे। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का ये शहर कविकुरु की जिंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव रहा कि उनकी प्रथम कन्या माधुरीलता देवी की शादी इसी शहर के निवासी वकील शरद चंद्र चक्रवर्ती, जो कि रविंद्रनाथ के काव्य गुरु बिहारीलाल चक्रवर्ती का बेटा और कलकत्ता विश्वविद्यालय की कृति छात्र थे, उनके साथ हुआ। इसी शादी से रविंद्रनाथ मुजफ्फरपुर से जुड़ गए। साल 1901 के जुलाई महीने में रविंद्रनाथ अपनी पुत्री के ससुराल मुजफ्फरपुर आए। उसी दौरान मुजफ्फरपुर के मुखर्जी सेमिनरी स्कूल के हॉल में स्थानीय लोगों द्वारा उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। यह कवि का पहला नागरिक अभिनंदन था। बहुत लोगों का यह भी मानना है कि इसी अभिनंदन सभा में पहली बार उन्हें विश्व कवि कहकर संबोधित किया गया था। इस सभा के 12 साल बाद उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला और वो पहले एशियाई व्यक्ति बने जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इसी तरह से कवि रविंद्रनाथ विश्व कवि रविंद्रनाथ बन गए। 15 जुलाई 1901 को मुजफ्फरपुर में पधारे। ये मुजफ्फरपुर निवासियों के लिए बहुत ही हर्ष का दिन था। माधुरीलता के ससुराल का भव्य मकान अभी जो जवाहरलाल रोड है मुजफ्फरपुर का, उसी में स्थित था। ये मकान 1980 तक देखा गया। इसी शहर में मुजफ्फरपुर में रविंद्रनाथ को जिंदगी में पहली बार, विश्व में पहली बार नागरिक अभिनंदन मिला। नागरिक अभिनंदन देने वाला मुजफ्फरपुर शहर उनकी ज़िंदगी में उनको प्रथम सम्मान, नागरिक सम्मान दिया। आयोजन करने वालों में जो प्रमुख थे उनका नाम है सर्वश्री कमलाचरण मुखोपाध्याय, बरदाकांत राय, प्रभाष चंद्र चट्टोपाध्याय, रमेश चंद्र राय, केशव चंद्र बसु,
प्यारी मोहन मुखोपाध्याय, बेनी माधव भट्टाचार्य, ज्ञानेंद्र नाथ देव। ये लोग प्रवासी बंग समाज के नाम से जो अभिनंदन पत्र दिए, इनमें इनका साक्षर था। ये स्कूल अभी भी है और इस स्कूल के प्रांगण में रविंद्रनाथ की एक मूर्ति स्थापना की बात हो चुका है। साथ साथ ये भी माना जाता है कि रविंद्रनाथ को विश्व कवि के नाम से पुकारने वाला मुजफ्फरपुर के निवासी ही थे। मुजफ्फरपुर उनको विश्व कवि के नाम से बुलाया। आने जाने का सिलसिला कई बार बना और इस दौरान उनका यहाँ का रहना, उनका मुजफ्फरपुर का प्रवास बहुत सुखद रहा। यहाँ पर उन्होंने कई साहित्यिक रचनाएं भी की, जैसे नौकाडूबी उपन्यास को उन्होंने यहाँ लिखा और साथ साथ कुछ प्रबंध, कुछ खास प्रबंध भी यहाँ पर वो लिखे। उनकी बेटी माधुरी लता भी अपने पिता के नक्शों कदम पर चलकर यहाँ पर कन्या शिक्षा प्रसार के लिए काफ़ी काम की। उनके अथक प्रयास से इस छोटे से शहर में लड़कियां आगे आकर पढ़ने लगी और चैपमैन स्कूल का स्थापना हुआ, जो कि आज भी जिले का एक प्रमुख स्कूल है। कहा जाता है कि गुरुदेव टैगोर के सभी संतानों में माधुरी लता अर्थात बेला उनकी सबसे प्रिय थी। वे अक्सर अपनी बेटी से मिलने मुजफ्फरपुर आ जाया करते थे। साल 1917 में अचानक बेला को ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ये समाचार प्राप्त करने के पश्चात गुरुदेव मुजफ्फरपुर आए और करीब 1 महीना यहीं अपनी बेटी के देखभाल व कविताएं लिखने में अपना वक्त गुजारा। जब बीमार बेला बिस्तर पर पड़ी होती थी तो गुरुदेव उसके सिर के पास बैठकर उसे कविताएं सुनाया करते थे, इस प्रयास में ताकि उसकी पीड़ा कम हो सके। बेला को इलाज के लिए कलकत्ता ले जाया गया, मगर दवा काम न आई और 1918 में गुरुदेव की पुत्री और मुजफ्फरपुर की बहू बेला अर्थात माधुरी लता की मृत्यु हो गई। इस घटना से गुरुदेव को बहुत चोट पहुंची, जो बेला की मृत्यु के पश्चात लिखे गए उनकी रचनाओं में झलकता है। सन 1904 में महान वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस एवं सन्यासिनी भगिनी निवेदिता के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर बोध गया सफर में आए। उनके साथ उनके बड़े बेटे रथिन्द्रनाथ टैगोर भी थे एवं इतिहासकार यदुनाथ सरकार उनसे मिलने पटना से बोध गया आए थे एवं वे सभी कई दिनों तक वहां थे। इसके बहुत सालों बाद गुरुदेव के पुत्र रथिन्द्रनाथ अपने एक लेख में इस घटना का विवरण करते हुए लिखते हैं, वे सभी महाबोधि मंदिर के परिसर में बैठकर घंटों महात्मा बुद्ध के विषय में चर्चा किया करते थे। सन 1914 में गुरुदेव दोबारा बोध गया के सफर में आए और इस बार भी पहले उन्होंने महाबोधि मंदिर भ्रमण किया एवं इसके पश्चात उन्होंने लोमश ऋषि का गुफा दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की, परंतु रवाना होने के पश्चात व्यवस्थापना की गड़बड़ी के कारण वहां पहुंच नहीं पाए। खैर, जो भी हो, जाने के मार्ग में एवं रेल स्टेशन के प्रतीक्षालय में बैठे उन्होंने कुछ स्मरणीय गीतों एवं कविताओं की रचना की। उनमें से एक है पथेर गान अर्थात पथ का गीत। सन 1907 में रविन्द्रनाथ टैगोर के छोटे पुत्र शमींद्रनाथ टैगोर अपने एक परिचित व्यक्ति के साथ मुंगेर दौरे पर आए, मगर दुर्भाग्यवश मुंगेर में रहते वक्त वे कोलेरा की बीमारी से ग्रसित हो गए। समाचार पाते ही गुरुदेव टैगोर उन्हें देखने मुंगेर पहुंचे, मगर विधि के विधान में कुछ और ही लिखा था। कोलेरा से जूझते हुए
शमी अर्थात शमींद्रनाथ का मुंगेर में निधन हो गया। उस वक्त वे मात्र 11 साल के ही थे। इस घटना से रविन्द्रनाथ के दिल में बहुत चोट पहुंची। अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए उन्होंने एक प्रार्थना गीत की रचना की। उन्नीस 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर की इच्छा अनुसार कलकत्ता स्थित बंगीय साहित्य परिषद की दूसरी शाखा बिहार के भागलपुर में स्थापित की गई। इसके बाद 1910 में बंगीय साहित्य सम्मेलन की तीसरी सभा का आयोजन भागलपुर में होना तय हुआ। गुरुदेव उस वक्त काफी बीमार थे, मगर आयोजक सभा का अनुरोध टाल नहीं पाए। 13 फरवरी 1910 में भागलपुर एक्सप्रेस से कवि भागलपुर पहुंचे। 13, 14 व 15 फरवरी को भागलपुर इंस्टीट्यूट में बंगीय साहित्य सम्मेलन की तीसरी सभा का आयोजन हुआ। श्री वासुदेव शर्मा के वैदिक मंत्रोच्चारण तथा श्यामजी पांडे के मंगलाचरण पाठ द्वारा सभा का उद्घाटन किया गया। भागलपुर में आयोजित हुआ था बंगीय साहित्य सम्मेलन का तीसरा अधिवेशन। इस विशाल और ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने के लिए शहर के बांग्ला भाषी और हिंदी भाषी दोनों ही समुदायों के शिक्षित वर्ग ने सहर्ष योगदान दिया था। 13 फरवरी 1910 रविवार को शुरू हुआ 3 दिन का अधिवेशन 15 फरवरी मंगलवार को समाप्त हुआ था। उस वक्त रविन्द्रनाथ ठाकुर अस्वस्थ थे और उन्होंने बोलपुर से टेलीग्राम भेजकर संदेश दिया था कि वे अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ हैं। तब काशिम बाजार के महाराज मनिंद्र चंद्र नंदी ने धीरेन्द्रनाथ सेन, जो पेशे से वकील थे, उनको रविन्द्रनाथ को लाने के लिए भेजा था। धीरेन बाबू के साथ रविन्द्रनाथ 13 फरवरी के शाम में भागलपुर पहुंचे थे। विश्वख्यात आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने अधिवेशन का उद्घाटन किया था और उस अधिवेशन में भारत भर से बांग्ला भाषा के विद्वान तथा अन्य यशस्वी व्यक्तित्व उपस्थित हुए थे। प्रसिद्ध हिंदी विद्वान श्री दीप नारायण सिंह द्वारा सभा की अध्यक्षता के लिए न्यायिक दंडाधिकारी श्री शारदा चरण मित्र का नाम प्रस्तावित किया गया। अन्य उल्लेखनीय व्यक्तियों में उपस्थित थे श्री तारिणी प्रसाद एवं सूर्य प्रसाद, उपेंद्रनाथ गंगोपाध्याय व सुरेंद्रनाथ गंगोपाध्याय एवं कलकत्ता के महान वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय भी उपस्थित हुए थे। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त होती है कि कवि गुरु के रहने की व्यवस्था मुख्य शहर से 3 किलोमीटर दूर कंपनी बाग इलाके के नजदीक क्लीवलैंड हाउस अर्थात टीला कोठी में की गई थी। विभिन्न फूलों का खूबसूरत बागीचा और गंगा किनारे का मनोरम दृश्य कवि के मन को भा गया था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वह टीला कोठी में नहीं बल्कि उसके समीप किसी दूसरे बंगले में ठहरे थे। खैर, जो भी हो, कहा यह जाता है कि इसी दौरान गुरुदेव टैगोर ने गीतांजलि की कुछ पंक्तियां भागलपुर में रहते हुए रचना की। बाद में टीला कोठी का नाम बदलकर रविंद्र भवन किया गया। जब कवि भागलपुर में थे उस वक्त बरारी स्टेट के जमींदार श्री उग्र मोहन ठाकुर गुरुदेव के कंपनी बाग से आदमपुर आने जाने के लिए रॉयल कैरेज अर्थात विशेष घोड़ा गाड़ी की व्यवस्था की। रविंद्रनाथ के ठहरने का इंतजाम आदमपुर स्थित सभास्थल से लगभग 3 किलोमीटर दूर शहर के चकाचौंध से परे कंपनी बाग के संलग्न एक मनोरम बंगले में किया गया था। काफी बड़े अहाते के बीच में चारों ओर फूल से घिरा हुआ बंगला था। बंगले के सामने से क्लीवलैंड रोड गुजरता था और सड़क के ठीक दूसरी ओर ऐतिहासिक क्लीवलैंड हाउस यानी टीला कोठी अवस्थित था। रविंद्रनाथ के देखभाल के लिए 3 रविंद्र प्रेमी भाइयों उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, गिरीन्द्रनाथ गंगोपाध्याय और सुरेंद्रनाथ गंगोपाध्याय तथा इनके 2 मित्र योगेश चंद्र मजुमदार और सत्य सुंदर बोस को चुना गया था। अधिवेशन के तीसरे दिन की सुबह
इन पांचों के आग्रह पर रविंद्रनाथ ने उनके साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाया था, जो बाद में मासिक पत्रिका विचित्रा में प्रकाशित हुआ था। दूसरे दिन के सत्र के बाद शाम में संगीताचार्य सुरेंद्रनाथ मजूमदार के घर में एक संगीतानुष्ठान का आयोजन किया गया था। सुरेंद्रनाथ डिप्टी कलेक्टर थे। वे असाधारण गुणी व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा यश शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। उस वक्त समूचे भारत में उनके जैसा ख्याल गायक कुछ गिने चुने ही रहे होंगे। इधर रविन्द्रनाथ का मानना था कि शास्त्रीय गायन के तान बाण सरगम के साथ रविंद्र संगीत बैठ नहीं सकता, पर उस भरे महफिल में सुरेंद्रनाथ ने शास्त्रीय ख्याल के चाल से लगभग 1 घंटे तक 2 रविंद्र संगीत गाया। सारे श्रोता मंत्रमुग्ध थे। सुरेंद्रनाथ ने कविगुरु से पूछा, कैसा लगा? रविंद्रनाथ ने जवाब दिया, अति सुंदर। आप यदि हर महफिल में ख्याल के चाल से मेरे गीतों को गाएंगे तो मुझे खुशी होगी, लेकिन सुर के तान के साथ शब्दों की कल्पना की मैत्री को बरकरार रखते हुए इतना मीठा गाने वाले सुर के समझदार और कितने होंगे। साहित्य सम्मेलन सभा के अंतिम दिन बंगला, भोजपुरी समेत विभिन्न भाषाओं के विषय में चर्चा हुई। भारत के विभिन्न राज्यों के आपसी संचार माध्यम के लिए हिंदी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में प्रस्तावित किया गया और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने भाषण में इस पर अपना सकारात्मक वक्तव्य रखा। अधिवेशन के तीसरे दिन रविंद्रनाथ ने अपने वक्तव्य रखा था। अपने अभिभाषण में उन्होंने इस बात का विशेष उल्लेख किया था कि बहरमपुर में हुए पहले अधिवेशन की अपेक्षा राजशाही में हुए दूसरे अधिवेशन में अपेक्षाकृत ज्यादा उत्साह दिखा था, परंतु भागलपुर के अधिवेशन ने सार्थकता और उत्साह में पिछले दोनों अधिवेशन को काफी पीछे छोड़ दिया था। साल 1936 गुरुदेव टैगोर 75 वर्ष के हो चुके थे। बिगड़ते स्वास्थ्य एवं गांधी जी द्वारा किसी भी तरह की यात्रा न करने की सलाह न मानते हुए विश्व भारती को एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने हेतु अनुदान संग्रह अभियान में वे आगे बढ़ते रहे। 17 मार्च 1936 को कवि अन्य कलाकारों के साथ हावड़ा दानापुर एक्सप्रेस से पटना जंक्शन पहुंचे। पटना जंक्शन में स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें स्वागत किया। साथ ही साथ एक बड़ी और अनियंत्रित भीड़ उनकी एक झलक पाने की इच्छा से जंक्शन पर पहुंची थी। पटना के प्रतिष्ठित वकील बैरिस्टर PR दास ने फ्रेजर रोड स्थित अपने मकान में गुरुदेव के ठहरने की व्यवस्था की। पटना विश्वविद्यालय के व्हीलर सेनेट हॉल में नागरिक समिति की ओर से कवि का अभिवादन किया गया। अभिवादन अनुष्ठान के पश्चात श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने पटना के नागरिकों के पक्ष से विश्व भारती के लिए 1111 रुपये गुरुदेव को अनुदान प्रदान किया। अगले दिन शहर के एल्फिंस्टन हॉल में गुरुदेव उनके सहयोगियों के साथ मिलकर चित्रांगदा नृत्य नाट्य का मंचन किया था। काफी सालों बाद 2011 में बिहार सरकार ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के पटना भ्रमण की स्मृति में शहर के डाक बंगलो चौराहा का नाम बदलकर कविगुरु रविंद्र चौक रखा। पटना विश्वविद्यालय परिसर स्थित व्हीलर सेनेट हॉल में एक जनसभा का आयोजन हुआ। उस जनसभा में रविंद्रनाथ ने धन्यवाद देने के क्रम में अपना संक्षिप्त भाषण दिया। अनुरोध पर उन्होंने स्वरचित 2 बंगला कविता सुनाई एवं सभी से अनुरोध किया कि वे बंगला भाषा पढ़ें ताकि कवि की सारी रचनाओं को खुद पढ़कर आनंद ले सके। सभा के अंत में विश्व भारती के निर्माण के सहायता के तौर पर 1111 रुपयों की एक थैली उन्हें भेंट की गई। पटना के एल्फिंस्टन सिनेमा हॉल में 17 और 18 मार्च शाम को कवि रचित
चित्रांगदा नृत्य नाट्य की प्रस्तुति की गई। उन्नीस 1921 में रविन्द्रनाथ ने बंगाल के शांति निकेतन बोलपुर में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गांधी जी इसे अपना दूसरा घर कहा करते थे। इस विश्वविद्यालय से बिहार के काफी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व जुड़े रहे, जो या तो वहां के छात्र थे अथवा शिक्षक थे। उनमें से प्रमुख हैं सिनोलॉजिस्ट और ब्रिटिश पॉलिटिशियन युक्तेश्वर कुमार, विख्यात चित्रकार नंदलाल बोस, हिंदी साहित्य के विद्वान प्रोफेसर रामेश्वर मिश्रा व श्रीराम तिवारी व अन्य। विश्वविद्यालय प्रांगण के सभी प्रमुख भित्ति चित्रण मुंगेर के चित्रकार श्री नंदलाल बोस द्वारा की गई। आज भी उनकी कलाकारी विश्वविद्यालय की दीवारों में विराजमान है। अपने प्रयाण से 2 वर्ष पूर्व साल 1939 में गुरुदेव हिंदी भाषा व साहित्य के पठन पाठन के लिए अपने विश्वविद्यालय में हिंदी भवन की स्थापना की। तब से अब तक इस हिंदी भवन के संधारण में बिहार के लोगों का काफी अहम योगदान रहा है। आज भी हिंदी भवन के प्राध्यापक मुख्यतः बिहार से ही हैं। कटिहार के मनिहारी में जन्मे एवं 40 साल भागलपुर में अपना कर्म जीवन व्यतीत करने वाले डॉक्टर एवं महान लेखक तथा कवि बलाईचांद मुखोपाध्याय अर्थात बनफूल रविन्द्रनाथ टैगोर के काफी करीब थे। वे अक्सर गुरुदेव से मिलने शांति निकेतन जाया करते थे और दोनों में काफी साहित्य चर्चा होती थी। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर भी गुरुदेव टैगोर की रचनाओं से काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने गुरुदेव टैगोर के लिखे हुए काफी रचनाओं का बंगला से हिंदी अनुवाद किया था। 7 अगस्त 1941 गुरुदेव का महाप्रयाण हुआ। भारत ने अपना सुयोग्य संतान खो दिया। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा साहित्यकार कई सदियों में एक बार जन्म लेता है। उनके महाप्रयाण के इतने वर्ष पश्चात आज भी विश्व भर के साहित्यकारों के वे प्रेरणा स्रोत हैं। वर्ष 2011 में कविगुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर के 150वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में अनेक उत्सवों का आयोजन किए गए। इन आयोजनों में मुख्य रूप से गुरुदेव के ही रचित संगीत, कविता, नाटक, चित्र, निबंध आदि की प्रस्तुति की गई या विभिन्न अवसरों पर उनके द्वारा रखे गए विचारों की चर्चा कर लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के संविधान एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त बिहार के बांग्ला भाषियों के अधिकारों के रक्षा के लिए प्रयासरत बिहार बंगाली समिति ने रविन्द्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती मनाने में अपनी जिम्मेदारी बनाई। अन्य संगठनों ने जैसा केवल उनके लिए लिखे हुए संगीत, कविता, नाटक से अपना कार्यक्रम को नहीं सजाया बल्कि 13 फरवरी भागलपुर के भागलपुर इंस्टीट्यूट में, 17 मार्च पटना विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध व्हीलर सीनेट हॉल में और 17 जुलाई मुजफ्फरपुर के मुखर्जी सेमिनरी विद्यालय में सुबह से रात्रि तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सवेरे शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, फिर कवि के जीवन को दर्शाते हुए 150 चित्रों की प्रदर्शनी हुई। विद्यालयों, छात्र छात्राओं ने कवि के जीवन पर आयोजित त्वरित प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। शाम के समय विशेष पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दर्शक को विशद रूप से बतलाई गई कि उनके शहर में कविगुरु कैसे आए थे, कहाँ ठहरे थे, कैसे उनका समय बीता, कैसे उनका सम्मान किया गया, उन्होंने क्या वक्तव्य रखा। उस अवसर पर उस शहर के विभिन्न रविंद्र प्रेमी, रविंद्र शिल्पी, रविंद्र ज्ञानियों का सम्मान किया गया। इस तरह पूरा शहर रविंद्र जयंती के उल्लास से सराबोर हुआ। रविंद्र ठाकुर के 150वीं जयंती के अवसर पर बिहार बंगाली समिति द्वारा
मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं पटना शहर में किए गए रविंद्र बोध जागरण का उनका जो ये प्रयास था, ये अभिनव था, लेकिन पूर्णतः सफल रहा। धन्यवाद। नमस्कार।